किसानों और खेती के लिए मुश्किल समय है। कई राज्यों में खेतों में तैयार फसलें बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से तहस-नहस हो गई हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में गेहूं की फसलों को नुकसान पहुंचा है, तो वहीं महाराष्ट्र में प्याज, अनार समेत दूसरी फसल और सब्जियों की बर्बादी हुई है। उत्तर प्रदेश और पंजाब में बारिश चलते गेहूं की पैदावार तक घटने की आशंका जताई जा रही है। कई जिलों में कटाई लेट हो गई है। खेतों में मौसम तो मार्केट में ईरान युद्ध का काला साया है। नमस्कार, न्यूज पोर्टली के साप्ताहिक एग्री बुलेटिन में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ आपको मिलेंगी पिछले हफ्ते की अहम कृषि खबरें, आने वाले सप्ताह के बाजार भाव और मौसम से जुड़ी जानकारियाँ। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें। अब खबरें विस्तार से देखते हैं। पिछले मार्च के अंत से 3 अप्रैल 2026 तक उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के कई हिस्सों में बेमौसम बारिश, तेज हवाओं और ओलावृष्टि ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। कटाई के लिए तैयार खड़ी रबी फसलों पर यह कुदरत की दोहरी मार है। पंजाब और हरियाणा में पिछले 48 से 72 घंटों के दौरान हुई बारिश और ओलों ने काफी नुकसान पहुंचाया है। पंजाब के मालवा क्षेत्र, खासकर मुक्तसर, फजिल्का, मानसा और भटिंडा में स्थिति सबसे गंभीर है। यहाँ तैयार खड़ी गेहूं की फसल तेज हवाओं के कारण खेतों में बिछ गई है। इससे दानों की गुणवत्ता खराब होने और पैदावार घटने की आशंका है। इसके अलावा सरसों की कटाई में भी बाधा आई है। वहीं अगर बात महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में से एक है। राज्य के कृषि विभाग के अनुसार लगभग 1,22,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि प्रभावित हुई है। नासिक, जलगांव, धुले, बुल्ढाना, अहिल्यानगर, छत्रपति संभाजी नगर और लातूर जैसे जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, जहां बागवानी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। आम, अंगूर, संतरा, केला और पपीता के बागों में फल झड़ने की भी समस्या आई है। इसके अलावा प्याज, मक्का और गेहूं की फसलें भी बर्बाद हुई हैं। नासिक में खुले में रखा प्याज सड़ने की कगार पर पहुंच गया है, जबकि खेतों में तैयार होती प्याज की फसल बर्बाद हो गई है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी कई जिलों में ओलावृष्टि हुई है। राजस्थान के थार क्षेत्र, बाड़मेर, जालौर, जैसलमेर में ईसबगोल और जीरे की फसल को 40 से 80% तक नुकसान होने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश के लगभग 25 जिलों में गेहूं और सरसों की फसल प्रभावित हुई है। वहीं आम के बौर झड़ने से उत्पादन पर असर पड़ सकता है। आंध्र प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में मक्का की फसल को नुकसान पहुंचा है। मध्य प्रदेश के विदर्भ से सटे इलाकों में ओलावृष्टि से गेहूं और चनों की फसल भी खराब हुई है। तो वहीं बिहार के सीमांचल में मक्का की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। यह बेमौसम बारिश न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति पर चोट कर रही है, बल्कि इससे आने वाले समय में अनाज और फलों की कीमतों में भी उछाल देखने को मिल सकता है। सरकार ने कई राज्यों में फसल गिरदावरी के आदेश दे दिए हैं, ताकि मुआवजे की प्रक्रिया शुरू की जा सके। लगे हाथ अभी जान लेते हैं कि अगले सप्ताह मौसम का हाल कैसा रहने वाला है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD की ताज़ा बुलेटिन के अनुसार एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण 5 अप्रैल को पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्य बारिश और ओलावृष्टि जारी रहने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 6 अप्रैल तक भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में अगले 2 से 3 दिनों तक गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। हालांकि 6 अप्रैल के बाद मौसम धीरे धीरे साफ होने की उम्मीद है, जिससे तापमान में भी बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि यदि फसल कट चुकी है तो उसे सुरक्षित स्थानों पर रखें या तिरपाल से ढक दें। सिंचाई और कीटनाशकों के छिड़काव को फिलहाल टाल दें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हजारों किलोमीटर दूर हो रहे ईरान युद्ध का सीधा असर अब मध्य प्रदेश के खेतों और मंडियों में दिखने लगा है। युद्ध की वजह से पैदा हुए कच्चे माल के संकट ने प्रदेश में गेहूं की खरीद पर ब्रेक लगा दिया है। सरकार को इस साल गेहूं भंडारण के लिए 16 करोड़ बारदाने की जरूरत है, लेकिन वर्तमान में 5.5 करोड़ ही उपलब्ध है। पॉलीप्रोपाइलिन और हाई डेंसिटी पॉलीप्रोपाइलिन बैग्स बनाने के लिए जरूरी कच्चा माल ईरान इजरायल युद्ध के चलते नहीं पहुंच पा रहा है। सप्लाई चेन टूटने से बारदानों का उत्पादन ठप है। इसकी वजह से मध्य प्रदेश में गेहूं खरीद की तारीख अब तक 3 बार बदली जा चुकी है।
पहले 16 मार्च से खरीद शुरू होनी थी, फिर इसे 1 अप्रैल किया गया और अब सरकार ने कहा है कि राज्य में 10 अप्रैल से गेहूं खरीद शुरू होगी। विपक्ष इसे सरकार की घोर लापरवाही बता रहा है। वहीं प्रशासन का दावा है कि टेंडर जारी हो चुके हैं और 10 अप्रैल से हर हाल में खरीदी शुरू हो जाएगी। फिलहाल वेयरहाउस मालिकों के साथ बैठकों का दौर जारी है ताकि बीच का रास्ता निकाला जा सके। अब अगली खबर देखते हैं। केंद्र सरकार ने टेक्सटाइल और केमिकल सेक्टर में काम आने वाले 40 से अधिक प्रमुख कच्चे माल पर बुनियादी सीमा शुल्क को हटाकर शून्य कर दिया है। इस आदेश से उर्वरकों से लेकर प्लास्टिक के कई उत्पादों और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से जुड़े कई प्रोडक्ट का कच्चा माल आसानी से आयात किया जा सकेगा। सरकार ने विश्व में मौजूदा जियोपॉलिटिकल हालात की वजह से महंगाई को रोकने के लिए यह कदम उठाया है। आदेश के अनुसार अब एसिटिक एसिड, मेरिनाल, फिनॉल, विनाइल एसीटेट, मोनोमर, पीवीसी, पॉलीप्रोपाइलिन और पॉलीथीन जैसे रसायनों के आयात पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके अलावा अमोनियम नाइट्रेट पर लगने वाले कृषि अवसंरचना एवं विकल्प कर को भी शून्य कर दिया गया है। इस फैसले से करीब 70,000 करोड़ रुपए के भारतीय एग्रोकेमिकल क्षेत्र को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि कस्टम ड्यूटी घटने से एग्रोकेमिकल कंपनियों की इनपुट कॉस्ट 8 से 9% तक कम हो सकती है। उधर केंद्र सरकार ने कहा है कि खरीफ 2026 सीजन के लिए सरकार ने फर्टिलाइजर की तैयारी शुरू कर दी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया, राज्यों के साथ मिलकर जरूरत का आकलन किया गया, जिसमें कुल 39,054 लाख टन खाद की जरूरत बताई गई है। इसमें से करीब 180 लाख टन पहले से उपलब्ध है। 30 मार्च 2026 को केंद्र और राज्यों की बैठक में खाद के सही इस्तेमाल और समय पर सप्लाई पर जोर दिया गया। कालाबाजारी रोकने के लिए निगरानी बढ़ाई गई और गांव स्तर पर समितियां बनाई जा रही हैं। साथ ही नैनो और बायो फर्टिलाइजर को बढ़ावा दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश, हरियाणा और तेलंगाना में खाद बिक्री को किसान डेटा से जोड़ा गया है और 29 राज्यों में किसान आईडी बनाना शुरू हो गया है। हाल ही में खत्म हुए वित्तीय वर्ष में देश की प्रमुख खाद्य उत्पादक कोऑपरेटिव संस्था इफ्को ने अपने मुनाफे में 8% की शानदार वृद्धि दर्ज की है। इस मौके पर इफ्को ने साफ किया कि अगले 3-4 सालों में देश की 10% पारंपरिक यूरिया और डीएपी की खपत को नैनो यूरिया प्लस और नैनो डीएपी लिक्विड से बदलने का लक्ष्य रखा गया है। किसानों की भाषा और जरूरत को ध्यान में रखते हुए इफ्को ने नई तकनीकों के साथ साथ बिक्री और उत्पादन के कई अहम आंकड़े भी जारी किए हैं। इफ्को के प्रबंध निदेशक केजे पटेल कहते हैं कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान संस्था का कर पूर्व लाभ यानी पीबीटी 2022-23 में बनाए गए 4,106 करोड़ रुपए के पिछले रिकॉर्ड को पार करने की उम्मीद है। इससे पहले फाइनेंशियल ईयर 2025 में इफ्को का मुनाफा 3,08,011 करोड़ रुपए था। अब बाजार से जुड़ी कुछ खबरें देखते हैं। बात अगर गेहूं की करें तो इसकी कीमतों में मजबूती के संकेत हैं। पंजाब, हरियाणा और यूपी में हालिया बारिश और ओलावृष्टि से फसल की गुणवत्ता प्रभावित हुई है। मध्य प्रदेश में बारदाने की कमी से सरकारी खरीद में देरी हो रही है। मंडियों में आवक धीमी रह सकती है, जिससे कीमतों को सपोर्ट मिलेगा। सरकार का नया एमएसपी 2585 रुपये है, लेकिन प्राइवेट ट्रेडर्स अच्छी क्वालिटी के गेहूं के लिए प्रीमियम रेट भी दे सकते हैं। अब सरसों की बात करते हैं। हमने पिछले सप्ताह के अपने बुलेटिन में बताया था कि इसकी कीमतों में तेजी रहेगी। राजस्थान के कई क्षेत्रों में सरसों की कीमत 7,000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव को पार कर चुकी है। हालांकि नई फसल की आवक तेज है, जिससे कीमतों पर दबाव है, लेकिन ओलावृष्टि से राजस्थान और हरियाणा में सरसों को हुए नुकसान की खबरों ने कीमतों को बहुत ज्यादा गिरने से रोका है। मतलब इस सप्ताह भाव स्थिर रह सकता है। वहीं चना में तेजी की संभावना है। इस साल चने की पैदावार पिछले साल की तुलना में कम रहने का अनुमान है। ऑस्ट्रेलिया से आयात भी धीमा है। जीरा, धनिया, हल्दी की बात करें तो जीरा की नई फसल की बम्पर आवक के कारण कीमतों में मंदी का रुख रह सकता है। हालांकि 22,000 से 23,000 के स्तर पर अच्छा सपोर्ट है। ओलावृष्टि ने धनिया उत्पादन क्षेत्रों को प्रभावित किया है, जिससे इस सप्ताह कीमतों में हल्का उछाल दिख सकता है। वहीं हल्दी की आवक कम होने और निर्यात मांग बढ़ने से हल्दी में तेजी का रुख बरकरार रहेगा। लहसुन के बाजार भाव में इस समय काफी हलचल है। देश की प्रमुख मंडियों जैसे मंदसौर, नीमच और कोटा में लहसुन की आवक तो हो रही है, लेकिन ऊंचे भाव के कारण किसान
माल धीरे धीरे निकाल रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले इस बार स्टॉक कम होने की वजह से बाजार में घबराहट और मजबूती ज़्यादा है। पिछले 4-5 दिनों में मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे लहसुन के सबसे बड़े उत्पादक राज्यों में हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने क्वालिटी को प्रभावित किया है। गीला माल मंडी पहुंचने से भाव में थोड़ी अस्थिरता आ सकती है, लेकिन सूखे और अच्छी क्वालिटी वाले लहसुन के दाम अभी भी ऊंचे बने हुए हैं। शादियों का सीजन और घरेलू मांग मजबूत है। ऐसे में यदि आपका लहसुन सूख चुका है और अच्छी क्वालिटी का है तो उसे रोक कर निकालने में ही फायदा है। नमी वाले माल को ज्यादा दिन न रोकें, क्योंकि इससे वजन घटता है और कालापन आने का डर भी रहता है। और अब अंत में किसानों की काम की खबरें देखते हैं। बिहार सरकार पान विकास योजना के तहत किसानों को पान की खेती करने पर 11,750 रुपए का अनुदान दे रही है। खास बात यह है कि यह योजना बिहार के कई जिलों में लागू की गई है, जहां पान की खेती को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है। पान का क्षेत्र विस्तार राज्य के 12 जिलों में किया गया है, जिनमें शामिल है गया, औरंगाबाद, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, वैशाली, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, मुंगेर, दरभंगा और सारण। इन जिलों के किसान मात्र 100 वर्ग मीटर में पान की खेती शुरू कर 11,750 रुपए तक का सीधा सरकारी अनुदान पा सकते हैं। पान विकास योजना के तहत अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 20 अप्रैल 2026 है। ज़्यादा जानकारी आप नीचे दिए गए पोस्टर से ले सकते हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन में 11 से 13 अप्रैल के बीच उन्नत कृषि महोत्सव 2026 का आयोजन होने जा रहा है। किसानों के लिए सीखने और समझने का अच्छा मौका है, जहां प्रदर्शनी और प्रशिक्षण के जरिए पानी बचाकर बेहतर खेती करने के तरीके बताए जाएंगे। यहाँ ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों के साथ सोलर पंप के इस्तेमाल की जानकारी दी जाएगी, ताकि कम पानी में ज़्यादा फसल ली जा सके। यह कार्यक्रम 11 से 13 अप्रैल 2026 तक रायसेन के दशहरा मैदान में होगा, जहां किसान नई तकनीकों को समझकर अपनी खेती को और बेहतर बना सकते हैं। इस बार के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप अगर इस बुलेटिन में कोई बदलाव चाहते हैं या आपको लगता है कि इसमें किसी सुधार की ज़रूरत है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।